हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। छत पर सब्जी बेचने वाली बहू। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। गांव के नुक्कड़ पर जहां थोड़ी सी धूप आती थी, वहां आराधना अपनी सब्जी का ठेला लगाया करती थी। इस छोटे से ठेले से ही उसके घर का खर्चा चलता था, जहां उसके बूढ़े सास ससुर और 2 छोटे बच्चे थे। उसका पति विनय शहर में छोटी मोटी नौकरी करता था, पर उसकी तनख्वाह गांव के घर को चलाने के लिए नाकाफी थी। आज भी वो ठेला लगाकर खड़ी थी और अपनी मीठी आवाज में ग्राहकों को सब्जी लेने के लिए बुला रही थी। आओ आओ, मटर ले लो 40 रुपए पाव, 40 रुपए पाव। आलू ले लो 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। प्याज ले लो 40 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। 70 के 2 किलो, 70 के 2 किलो। ताजी सब्जी एकदम खेत से। आराधना ऐसे ही आवाज लगा रही होती है कि तभी उसके पास गांव का ठाकुर आता है और उसके ठेले के पास आकर गुस्से में खड़ा हो जाता है। ओए लड़की, तुझे कितनी बार बोला कि अगर तुझे यहाँ पर ठेला लगाना है तो तुझे मुझे महीने के 1000 रुपए देने पड़ेंगे। लगता है तुझे बात एक बार में समझ में नहीं आती है। कैसी बातें करते हैं आप ठाकुर साहब, ये जगह तो सरकार की है, फिर मैं आपको पैसे क्यों दूंगी। मैं यहाँ साफ सफाई के लिए एमसीडी वाले को पैसे देती हूँ, लेकिन मुझे वो छुपाते नहीं है क्योंकि वो इस जगह की साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। लेकिन आप तो इस गांव के लिए कुछ करते भी नहीं है, और अब तो आप इस गांव की पंचायत का हिस्सा भी नहीं है, फिर मैं आपको पैसे क्यों दूं? क्योंकि ठाकुर राम मोहन का आदेश है। जब गांव का कोई भी आदमी इस बात से मुकर नहीं सकता तो तुम एक औरत होकर कैसे मना कर सकती हो। कल से तुम्हारा ठेला यहाँ पर लगना नहीं चाहिए, बहुत हो गया। और अगर मैं अपना ठेला यहीं पर लगाऊंगी तो आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? वो तो ठेला लगा कर दिखा, तेरी सारी सब्जियां उठाकर रोड पर फेंक दूंगा। 2-4 गुंडे तेरे पास भेजूंगा तो अपने आप ही तू ठेला लगाना बंद कर देगी। यह सीधी सी बात है, 1000 रुपए निकाल कर मुझे दे दे। ठाकुर ये कहकर अपनी लाठी ठकठकाते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाते ही आराधना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसकी छोटी सी कमाई का भी ये हाल हो जाएगा, उसने कभी सोचा नहीं था। वो ठेले की सब्जियां समेटती है और घर की तरफ चल देती है। आराधना घर जाती है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आंगन में बैठी उसकी सास सुलक्षणा उसे देखते ही सब समझ जाती है। क्या बात है आराधना बहू, आज भी बहुत ज्यादा उदास लग रही हो। लगता है उस ठाकुर ने मिलकर फिर से तुमसे कोई उल्टी सीधी बात की है। वो मुझसे 1000 रुपए मांग रहा है। आप एक बात बताइए ना, बात पैसों की नहीं है। अगर मैं यूं ही बेकार में किसी को 1000 रुपए दूंगी तो मेरे बच्चे उससे क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे कि गलत आदमी के सामने झुक जाना चाहिए? बहू, पैसे तो हाथ का मैल है, पर तेरा काम जरूरी है। विनय ने कल ही फोन किया था कि उसकी नौकरी में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। अगर तूने ठेला लगाना बंद कर दिया तो घर कैसे चलेगा? तभी घर के अंदर से गणपत खांसते हुए बाहर आते हैं। वो गांव के पुराने और समझदार आदमी थे। बेटी, राम मोहन ठाकुर की बात तो सही है। वो आदमी बिना वजह परेशान करता है, पर डर मत, तू हमारे गांव की सबसे मेहनती बहू है। मुझे बता, तेरी रोज की कमाई कितनी हो जाती है? अगर सब सही रहा तो 500 से 700 रुपए तक, पर अगर ठाकुर ने रोज तंग करना शुरू कर दिया तो लोग मेरे पास आएंगे ही नहीं। फिर तो ये 500 रुपए भी कमाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये तो सही है। नुक्कड़ की जगह तो उसकी धौंस के नीचे है। हाँ, और मैं उसे 1000 रुपए क्यों दूं जब मेरी कमाई पर ही खतरा है? पूरा परिवार उदास हो जाता है। सुलक्षणा चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। गणपत एकटक आसमान की तरफ देखते हैं, फिर अचानक उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। बहू, तूने घर के पीछे की जमीन पर सब्जियां क्यों उगाई हैं? जी, ताकि बाजार से कम सब्जी लानी पड़े और पैसे बच सके। तो फिर तू ठेला क्यों लगाती है? क्योंकि बेचने के लिए जगह चाहिए पिताजी। हाँ, जगह चाहिए, पर नुक्कड़ ही क्यों, जिस पर ठाकुर की बुरी नजर है? नुक्कड़ पर ही ग्राहक आते हैं, इसीलिए। और गांव में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा लोग आते हैं? हमारे घर की छत। हाँ बहू, हमारे घर की छत धूप भी अच्छी आती है। कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई राम मोहन ठाकुर नहीं। और जो बहू छत पर बैठकर सब्जी बेचेगी, उसे देखने कौन नहीं आएगा? वाह पिताजी, ये तो अद्भुत विचार है, पर लोग छत तक कैसे आएंगे? वो भी हो जाएगा। कल सुबह तो चिंता मत कर, आज से नुक्कड़ की सब्जी बंद। रात भर आराधना और गणपत मिलकर काम करते हैं। गणपत घर की सीढ़ियों पर एक छोटा सा बोर्ड टांगते हैं जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, शुद्ध और ताजी सब्जी
देसी घी से बनी मिठाइयाँ छत पर उपलब्ध। सुलक्षणा और बच्चे भी सब्जियों को साफ करने में मदद करते हैं। अगली सुबह नुक्कड़ पर सब्जी का ठेला न देखकर ठाकुर राम मोहन खुश होता है। आगे लाइन पर मुझे जानता नहीं, अभी तो 1000 रुपए मांग रहा था। वहीं आराधना अपने घर की छत पर सब्जियों की टोकरियां सजाकर बैठ जाती है। उसने सब्जियों को इस तरह से सजाया था कि वो छत पर किसी छोटी सी बागवानी की दुकान जैसी लग रही थी। उसने गांव में ये प्रचार करवा दिया था कि उसके पास ताजी और खास सब्जियां हैं जो केवल घर पर मिलेंगी। पड़ोसन रमा सब्जी न देखकर शांति से घर जा रही थी, तभी उसने आराधना के घर के बाहर बोर्ड देखा, छत पर सब्जी, ये क्या मजाक है। रमा हिचकिचाते हुए सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाती है। अरे आराधना, ये तूने क्या किया, छत पर दुकान लगा दी। हाँ रमा भाभी, घर में ताजी सब्जी है तो दूर क्यों जाना, और यहाँ साफ सफाई भी है, धूप भी अच्छी है। यहाँ देखिए टमाटर कितने लाल है, और ये हमारी छत के पीछे वाले खेत के हैं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ताजी लग रही है, और ये धनिया कितना हरा है। अच्छा, तू मटर 40 रुपए पाव दे रही थी ना? हाँ, पर छत पर आने के लिए एक और चीज है, आज मटर 35 रुपए पाव। 35 रुपए पाव, ये तो बहुत अच्छा है। चल मुझे 2 पाव मटर और 1 किलो आलू दे दे। एक ग्राहक से बात पूरी होने के बाद तुरंत ही 2-3 और ग्राहक छत पर आ जाते हैं, क्योंकि गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि आराधना ने ठाकुर को बिना पैसे दिए अपने घर की छत पर दुकान खोल ली है। 2 घंटे में आराधना का लगभग आधा ठेला खत्म हो जाता है। सुलक्षणा नीचे ग्राहकों को रास्ता बताती हैं और गणपत छत पर बैठे बैठे ग्राहकों को सब्जियां तौलने में मदद करते हैं। आइए आइए, हाँ आपको यहीं से ऊपर आना है, बहू ने छत पर ही दुकान लगा ली है। दिन ढलते ढलते आराधना की सारी सब्जी खत्म हो जाती है। उसकी कमाई न सिर्फ नुक्कड़ से ज्यादा थी, बल्कि उसे ठाकुर की बेईमानी के लिए 1000 रुपए भी नहीं देने पड़े। रात को पूरा परिवार आंगन में बैठा था। बच्चे खुश थे और सुलक्षणा चाय बना रही थी। पिताजी, आज मेरी 850 रुपए कमाई हुई, नुक्कड़ से भी ज्यादा, और कल के लिए तो मैंने कुछ सब्जी बचा कर रखी ही नहीं। ये है मेरी बहू का दिमाग, हार मानने से अच्छा है रास्ता बदल दो। तूने एक झटके में उस ठाकुर की धौंस और उसके पैसों की मांग दोनों को खत्म कर दिया। तूने सब्जी बेचने का तरीका बदल दिया बहू, लोगों को ताजी सब्जी मिली और वो भी ठाकुर की गुलामी से दूर। तभी बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। बाहर ठाकुर राम मोहन और उसके साथ 2 गुंडे खड़े थे। बाहर आराधना, तूने ठेला क्यों नहीं लगाया नुक्कड़ पर, और ये क्या तमाशा है छत पर? गणपत दरवाजा खोलते हैं। क्यों ठाकुर साहब, क्या हो गया? हमने अपनी जमीन पर दुकान खोली है, आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि मेरी कमाई बंद हो गई, मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा। ठाकुर साहब, मैंने नुक्कड़ पर ठेला नहीं लगाया, इसलिए आपको पैसे नहीं दूंगी, और ये मेरी निजी जमीन है। यहाँ मैं क्या करती हूँ ये पूछने का हक आपको नहीं है। अब आप जा सकते हैं। कल से ड्रामा बंद कर देना, वरना क्या ठाकुर साहब, आप मेरी छत की सीढ़ियाँ तोड़ देंगे या अपनी इज्जत गवा कर यहाँ खुद सब्जी बेचने आएंगे? अब नुक्कड़ पर सिर्फ आपकी गुंडागिर्दी ही बिकेगी, मेरी सब्जी नहीं। ठाकुर राम मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। गांव के लोगों ने उसे बता दिया था कि आराधना का तरीका लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बिना कोई फायदा हुए वो गुंडों के साथ अपनी लाठी ठकठकाते हुए चला जाता है। अगले दिन आराधना की छत वाली दुकान और ज्यादा चलती है। दूर दराज के लोग भी उसकी ताजी सब्जी और उसकी हिम्मत की कहानी सुनकर उसकी दुकान पर आते हैं। आराधना ने सिर्फ ठाकुर की धौंस से मुक्ति नहीं पाई, बल्कि अपने गांव की मेहनती बहू के रूप में एक नई मिसाल भी कायम कर दी। उसका ये नया कारोबार उसके पूरे परिवार के लिए खुशी और समृद्धि लेकर आया। अरे ये क्या रजनी, तू ये बाजार से फिर से बासी सब्जियां उठाकर ले आई। अरे हमें ऐसी सब्जियां खिलाकर जल्दी मारने का इरादा है क्या? अब तो भगवान ही बचाए हमें। क्या माँ जी, आपको तो बस मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए। घर में आप किसी से भी पूछ लीजिए कि ये सब्जी ताजी है या बासी। हाँ हाँ, रहने दे, वैसे भी तुझसे कौन ही जीत पाया है बहस करने में। चलो अब जो भी लाई हो वो बना लो, बहुत भूख लगी है। जी माँ जी। रजनी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज मोहन जब काम से घर लौटा तो वो काफी दुखी लग रहा था। उसे दुखी देख रजनी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? अब क्या बताऊं रजनी, तुम जानती हो अपने जिस दोस्त के पास मैंने कमेटी के पैसे डाले थे वो सब पैसे लेकर भाग गया। मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। मैंने तो अपने जीवन भर की कमाई उसमें ही लगा दी थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा तो दी है, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो हम सब तो तबाह हो जाएंगे। वो कमेटी के पैसे तो हमने निशा यानी कि ननद जी की शादी के लिए जोड़ कर रखे थे। 4 महीने बाद उसकी शादी है,
अगर पैसे नहीं मिले तो निशा की शादी टूट जाएगी और पूरे गांव में बदनामी होगी, वो अलग। यही चिंता तो मुझे भी सताए जा रही है। उनकी ये सारी बातें रजनी की सास सरला सुन लेती है। हाय, ये क्या हो गया? ये सब ना इस कलमुही की वजह से हुआ है। इसी ने तुम्हें वो कमेटी डालने के लिए कहा था। बड़ा कहती थी उससे पैसा बढ़कर मिलेगा, अब हो गया ना सब सत्यानाश। हाय, अब क्या होगा मेरी बेटी का? मेरी बेटी की बारात तो दरवाजे से लौट जाएगी और मेरी बेटी बिन ब्याही कुंवारी रह जाएगी। ओफो माँ, थोड़ा हौसला रखो, मैं खुद भी काफी दुखी हूँ। ऐसे ही कई दिन बीते, लेकिन उस आदमी का कुछ पता नहीं चला और ना ही मोहन की इतनी आमदनी थी कि वो घर खर्च के साथ साथ 3 महीने में भी अच्छी बचत कर सके अपनी बहन की शादी के लिए। फिर एक दिन, मुझे तो नहीं लगता अब इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो पाएगा। अब तो एक ही रास्ता है, घर बेच दो। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? घर बेच दिया तो हम रहेंगे कहाँ पर? तो कोई सोने की खदान तो अब मिलने से रही। इसके अलावा तो अब मुझे कोई और चारा नजर भी नहीं आ रहा। देखो, इतना अच्छा रिश्ता मिला है अपनी निशा के लिए और मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाए। सरला का डर भी सही था। लड़का बैंक में था और अच्छा कमाता था। वो जानती थी कि ऐसा लड़का इतनी आसानी से फिर नहीं मिलेगा। लेकिन रजनी भी ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर घर चला गया तो उन लोगों की फुटपाथ पर रहने की नौबत आ जाएगी। अगले दिन रजनी सब्जी लेने मंडी गई तो उसने देखा एक ठेले पर एक औरत बासी सब्जियां बहुत ही सस्ते में बेच रही थी। रजनी उसके पास गई। बहन, ये सब्जी तो आप बड़ी सस्ते भाव में बेच रही हो। क्या करूं बहन, पति का साया सर से उठ गया है। घर में 2 छोटे बच्चे हैं, वो भूखे हैं। आज कुछ सरकार से मिले राशन का सामान बेचकर ये सब्जियां खरीदी हैं और 4-5 रुपए के मुनाफे में बेच रही हूँ। ज्यादा कमाई तो नहीं होगी, लेकिन पेट भरने लायक पैसे तो आ ही जाएंगे। मुझे कुछ पैसे चाहिए जी, मैं भी बाजार में जाकर सब्जियां बेचूंगी। आज जब मैंने बाजार में देखा कि एक औरत सब्जियां बेचकर जब अपना घर चला सकती है, तो मैं अपनी ननद के ब्याह के लिए पैसे क्यों नहीं जोड़ सकती? क्या सब्जियां? हे राम, अब ये हमारी नाक कटवा कर ही मानेगी। कोई क्या कहेगा कि कैसी मजबूरी आन पड़ी। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाली सुलोचना देवी वहां आई। कैसी हो सरला? वो मैं अपने बेटे के साथ अब शहर जा रही हूँ। अब तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने अपने खेत में कुछ सब्जियां उगाई थी, लेकिन अभी वो छोटी छोटी हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि रजनी उनकी देखभाल करे और उन्हें बेचकर अपना काम शुरू करे। अब हम तो शहर में रहेंगे, इसलिए पीछे से खेत बंजर ना हो जाए, इसलिए तुम लोग उस पर तब तक कुछ न कुछ खेती कर लेना। रजनी को तो मानो कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। उसने अब सुलोचना के खेत में सब्जियों को पानी देना शुरू किया। फिर 2 दिन बाद एक पुराना सा ठेला लेकर उस पर वो ताजी सब्जियां लेकर बाजार में निकल पड़ी। आइए आइए, ताजी ताजी सब्जियां लेकर जाइए, आइए आइए। ताजी ताजी सब्जियां देख ग्राहक उसके पास दौड़े चले आए। अरे वाह बहन जी, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही ताजी और हरी भरी है। वैसे सरसों, पालक और गोभी किस भाव में दिया? आज हमारे काम का पहला दिन है, इसलिए आज सभी सब्जियों का दाम सिर्फ 30 रुपए किलो है। अरे वाह, सिर्फ 30 रुपए किलो? फिर तो मैं सारी सब्जियां खरीद लूंगी। पहले ही दिन उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई। उसका खिलता चेहरा देख उसकी सास ने उसे ताना मारते हुए कहा, क्या बात है, आज तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। और इतनी जल्दी क्यों लौट आई? लगता है तेरी सारी सब्जियां बिक गई। हाँ माँ जी, सब सब्जियां बिक गई। अब आप देखना, निशा की शादी बड़े धूमधाम से होगी। अभी 2.5 महीने ही बचे हैं अपने पास। देखती हो तू कितना कमा लेगी। माँ जी, निशा की शादी पर कोई आंच ना आए, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तभी निशा मुंह लटकाए हुए बाहर आई। ओफो, अब तू क्यों मुंह लटका कर घूम रही है? माँ, सूरज जी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि बारात का इंतजाम बढ़िया से होना चाहिए, वो भी किसी एसी वाले होटल में। उनकी इस बात पर मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाई। अब उनसे कैसे कहती कि भैया का सारा पैसा लेकर कोई भाग गया है और अब हम अच्छे से बारात का स्वागत नहीं कर पाएंगे। तुम घबराओ नहीं निशा, तुम उनसे कह देना कि बारात का इंतजाम अच्छे से हो जाएगा। वो चुपचाप वहां से चली गई। फिर घर के कामकाज में लगकर वो खेत पर काम करने चली गई। अगली सुबह वो फिर से जल्दी उठकर खेत में गई और उसमें से ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर ठेले पर रखकर बाजार चली गई। उस दिन तो उसकी सब्जियां जाते ही बिक गई, मानो सभी उसकी ही ताजी ताजी सब्जियों के इंतजार में हो। कुछ ही दिनों में उसे सब्जियों का अच्छा अनुभव हो गया था। अब उसने सीधा मंडी में सब्जी वालों से कांटेक्ट किया और उनको खेत पर से ही डायरेक्ट ताजी ताजी सब्जियां सप्लाई करने लगी। धीरे धीरे अब उसकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई। अब उसका सब्जियों का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा और उसे खूब कमाई होने लगी।
ऐसे ही 2.5 महीने बीत गए। उन्होंने निशा की शादी का इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किया और खूब धूमधाम से उसकी शादी की। किस्मत को कैसे पलटा जाता है ये उसने साबित कर दिया। ये देख उसकी सास भी हैरान रह गई और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।